गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का भाग 1 जो भूगोल विषय का कर रहे थे उसका अध्याय जो 3 है वो शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो अध्याय 2 है वो कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा अध्याय रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पिछले अध्याय में जैसे हमने बात कर ली थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल किस प्रकार से बना था। अब इस अध्याय में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे कि जो पृथ्वी की जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है और कहाँ से उसकी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ों का अध्ययन हमें करना पड़ता है। तो देखिए, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में न तो कोई पहुंच सका और न ही पहुंच सकता है। अब ये तो आपको भी पता है कि जो पृथ्वी की गहराई, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इसको 4 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है। तो उस गहराई तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है और ना ही पहुंचना संभव है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ से होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। बहिर्जात क्या होती हैं? जो हमें बाहर दिखाई देती हैं, जिन क्रियाओं को हम बाहर देख सकते हैं, जैसे कि नदी के द्वारा कोई क्रिया होती है, नदी के द्वारा अपरदन है, निक्षेपण है, या फिर कोई बाहर जो क्रिया पृथ्वी के ऊपर जैसे होती है, हवा के द्वारा कोई क्रिया होती है। और अंतर्जात क्रियाएं कौन सी होती है? जिन्हें हम देख नहीं पाते, जैसे भूकंप है, वो तो अंदर के हलचलों के कारण आता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं होती है जो लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भूआकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में हमने पृथ्वी का निर्माण करने वाले भूपरपट्टी से क्रोड तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित कर लिया था। इस अध्याय में हम इन परतों की विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उसके साधन क्या है, उसके स्रोत क्या है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्रोत भी कहते हैं, साधन भी कहते हैं। तो देखें, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो कितनी है? 6370 किलोमीटर, जो बहुत ही ज्यादा है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह है संभव नहीं कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके, यानी कि जो लास्ट जो गहराई अगर कहूँ पृथ्वी की जो केंद्र है पृथ्वी का धरातल के अंदर का, वहाँ तक कोई भी पहुंचकर उसका निरीक्षण नहीं कर सकता है। वहाँ से के पदार्थ का कुछ नमूना बस हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना असंभव है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। जानकारी प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं, ध्यान रखें। कितने स्रोत हैं जानकारी प्राप्त करने के? पृथ्वी के आंतरिक भागों की 2 स्रोत या फिर 2 साधन हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जा नहीं सकते, लेकिन अनुमान लगाते हैं और वहाँ से जो अवशेष हमें मिलते हैं, जो भी साधनों से जो भी चीज़ें वहाँ से निकाल के लाई जाती है, उन के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्योंकि उसको देखा आज तक किसी ने भी नहीं, ना ही कोई वहां तक पहुंच सकता है। तो इसके 2 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से इनको देखें कि किन किन स्रोतों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष स्रोत की। पृथ्वी के पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, जो चट्टानें खनन क्षेत्रों से प्राप्त होती है। पहला जो स्रोत है वो है खनन, आप इसको खनन बोल सकते हैं कि खनन से जो चीजें मिलती है। अब पृथ्वी का जब खनन क्या होता है? भूमि को खोद कर जो चीजें हम निकालते हैं, जैसे कि हम खनिज निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? खनन क्रिया से। अब खनिज जब निकाले जाते हैं तो उससे हम जो चट्टानें जो मिलती हैं उनका निरीक्षण किया जा सकता है कि अंदर पृथ्वी है वो किस प्रकार की, उसकी संरचना किस प्रकार के। लेकिन ये तो बहुत ही कम गहराई पर हम पहुंच पाए। इसके बाद देखिए, एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। उनकी गहराई यहाँ इतनी बताई गई है। इससे अधिक गहराई में जाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत ही अधिक होता है। इतनी गहराई पर बहुत ज़्यादा, इससे और ज़्यादा गहराई में जाते तो टेम्परेचर जो है वो गहराई के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। एक तो क्या तरीका था? खनन वाला भी, जो खनिज हम निकालते हैं भूमि से, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो आंतरिक संरचना कैसे, लेकिन बहुत ही कम गहराई तक हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा जो तरीका है खनन के अतिरिक्त वो है वैज्ञानिक परियोजनाओं के द्वारा। कौन सी परियोजनाएं? वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाएं चालू कर रखे हैं। तो इसमें 2 परियोजनाएं प्रमुख मैं आपको बताऊंगी। एक तो है गहरे समुद्र में परभेदन ड्रिलिंग, यानी कि खुदाई एक प्रकार से करें। ड्रिलिंग क्या होता है? पानी के अंदर जो मशीन लगाई जाती है खुदाई करने की, उसको ड्रिलिंग बोला जाता है। तो गहरे समुद्र में परभेदन परियोजना और दूसरे समन्वित महासागरीय परभेदन परियोजना,
दो अलग अलग पार्ट इसके कर रखे हैं, जिसमें समुद्र के अंदर के भागों की खुदाई करके जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। वैज्ञानिक इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि भूमि की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। इसके बाद देखें, अब तक सबसे गहरा जो परवेदन है, जो ड्रिलिंग है, वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में की गई थी और 12 किलोमीटर गहराई तक खोदा गया था। कितनी गहराई तक? 12 किलोमीटर। पानी के नीचे की बात हम कर रहे हैं, समुद्र के अंदर और पानी के नीचे जो धरातल है, जैसे आपको पता होगा समुद्र के अंदर भी वैसी स्थलाकृतियां होती है जैसे हमें धरातल के ऊपर दिखाई देते, तो वहां पर जब खुदाई की गई तो 12 किलोमीटर गहराई तक इसको खोदकर कोला नाम का जो क्षेत्र है वहां से जानकारी प्राप्त की गई थी। इन खुदाई परियोजनाओं से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। दो तरीके तय हो गए, पहला तो खनन के द्वारा प्राप्त कर ली, दूसरा परियोजनाओं के द्वारा। तीसरी बात करते हैं, ज्वालामुखी उद्गार भी क्या है? एक प्रत्यक्ष स्रोत है। आगे आपका एक क्वेश्चन भी आज मैं आपको दूंगी, इसमें इसका आंसर रहेगा ज्वालामुखी उद्गार से भी हमें प्रत्यक्ष जानकारी का स्रोत बोलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा धरातल पर आता है उसे प्रयोगशाला में अन्वेषण के लिए लाया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि वो कितनी गहराई से निकला था, या फिर जो भी जानकारी उससे हमें मिल पाती है वो हम उससे प्राप्त करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तब क्या होता है? भूमि के अंदर से अत्यधिक गहराई से गर्म लावा बाहर निकलता है और वो बाहर आकर जम के मैग्मा का रूप जैसे ले लेता है। तो आपने देखा होगा, जैसे आपकी 9वीं क्लास में भी इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आता है। तो जो भी ज्वालामुखी उद्गार से जो भी अवशेष बाहर निकलते हैं उनका अन्वेषण, उनका निरीक्षण किया जाता है प्रयोगशाला में, उससे पता लगाया जाता है कि आंतरिक संरचना पृथ्वी की किस प्रकार की है। ये तो थे प्रत्यक्ष स्रोत जिनसे हमने जानकारी प्राप्त किया। दूसरी बात करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत की। पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। तो हमें पता लग गया कि जितना ज्यादा हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं उतना ही ज्यादा तापमान बढ़ता है। किससे पता लगा? ये प्रत्यक्ष जो स्रोत था, खनन जो क्रिया थी, उससे हमें पता लगा। लेकिन जो तापमान और दबाव बढ़ा उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव व घनत्व के मान को अनुमानित किया है। अब जैसे कि अनुमान लगा लिया भाई, 1 किलोमीटर गहराई में जाते हैं तो इतना तापमान बढ़ता है, 2 किलोमीटर में जाते हैं तो इतना बढ़ता है, 3 किलोमीटर में, तो उसकी दर पता लगा लेते हैं कि इतनी दर से वो बढ़ रहा है, इतना % वो इतनी गहराई पर जाने में बढ़ता है। तो उसकी दर का अनुमान लगा लेते हैं, जिससे पृथ्वी की गहराई में तापमान और दबाव का ज्ञान हमें हो जाता है। तो ये थे अप्रत्यक्ष स्रोत। इसके अलावा देखें, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं। अब आप सोचेंगे कि उल्काएं तो आसमान में जैसे होती हैं, ब्रह्मांड से जैसे हमारे यहाँ वायुमंडल में आती हैं, तो उल्काओं का कैसे योगदान? वो देखें, जो कभी कभी धरती पर पहुंचते हैं। उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसलिए ऐसा हम करते हैं, ये वैसे ही पदार्थ है जिनसे हमारा ग्रह बना है। अब लास्ट जो हमारा लेसन था, सेकंड लेसन, उसमें हमने बात की थी कि जो उल्काएं हैं वो जो छोटे पिंड जो रह गए थे, पिंडों से, जैसे पृथ्वी के पिंडों के संगठन से पृथ्वी बनी थी, लेकिन और भी बहुत सारे पिंड रह गए थे, जैसे क्षुद्र ग्रह उनको बोला गया था, या फिर उल्का जिनको कहा गया था, जो घूमते रहे और पृथ्वी जब बनी तो ये इसी प्रकार के ये भी जो पिंड थे वो इसी प्रकार के थे, जैसा जिस प्रकार के पिंडों से पृथ्वी हमारी बनी है। तो इसीलिए इनका भी अध्ययन हम करते हैं। जो उल्का पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचते हैं उनका अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की, क्योंकि आपस में मिलते जुलते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और भूकंप संबंधी क्रियाएं। तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो, और तीसरा है भूकंप संबंधी क्रियाएं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है। ये तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं है। ये ध्रुवों पर तो, पोल पर तो क्या है, ज्यादा है, जबकि भूमध्य रेखा पर ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कमजोर है, कम है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन रहेगा आज क्वेश्चन नंबर 4 कि गुरुत्व विसंगति किसे कहते हैं कि अलग अलग स्थानों पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जब हम जाते हैं तो जो अंतर होता है गुरुत्वाकर्षण बल में उसको गुरुत्व विसंगति कहा जाता है, जिससे पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी हमें मिलती है। इससे भी हमें जानकारी मिलेगी पदार्थ के द्रव्यमान की। दूसरा जो इसमें आता है चुंबकीय सर्वेक्षण, भी भूपर पट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देता है। चुंबकीय सर्वेक्षण क्या पता चलता है कि चुंबकीय पदार्थ जो है भूपर पट्टी में, धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे आंतरिक भागों में, तो उनकी जानकारी मिलती है। तीसरा आता है भूकंपीय गतिविधियां, ये भी एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है, और भूकंप के बारे में बहुत ही विस्तार से अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा कल का जो लेक्चर उसमें हम करेंगे। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा देख लीजिए। एक तो आप लेसन अच्छे से रीड करें, जितना भी हमने आज पढ़ा यहाँ तक, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उन दोनों को आप बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे बुक से।
इसके अलावा आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क देख लीजिए। निम्न में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन, अभी मैंने आपको बताया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का आपका पहला ही पार्ट है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्रत्यक्ष है। भूकंपीय तरंगे, अभी तो कहा मैंने, भूकंपीय तरंगे तो अप्रत्यक्ष है, गुरुत्वाकर्षण बल भी अप्रत्यक्ष, और चुंबक तो पृथ्वी का ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष। ज्वालामुखी उद्गार हमने किसमें पढ़ा था, ये प्रत्यक्ष में पढ़ा था। ज्वालामुखी उद्गार की ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत है भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने का। भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष साधनों के सभी आपको बताने हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया, खनन के द्वारा पता लगता है, जो परियोजनाएं बना रखी वैज्ञानिक परियोजनाएं, 2 परियोजनाएं बनाए उनसे हमें पता लगता है, और ज्वालामुखी उद्गार से 3 प्रमुख साधन है जिनसे हम भूगर्भ की जानकारी, प्रत्यक्ष साधन है जिनसे हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भूगर्भ की जानकारी के कितने स्रोत है, तो ये 2 ही हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इनको साधन भी कहते हैं, इनको स्रोत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा गुरुत्व विसंगति। अभी मैंने आपको करवाया कि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को क्या कहते हैं, गुरुत्व विसंगति कहते हैं। उल्काओं के विश्लेषण से क्या जानकारी मिलती है, अभी मैंने आपको समझाया था कि उल्काएं वैसे तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं आती है, तो वायुमंडल से आती है हमारे, लेकिन फिर भी इनसे हमें जानकारी मिलती है। तो ये कैसे, तो बता दिया मैंने आपको कि पृथ्वी जिन पिंडों से बनी है, उल्काओं का निर्माण भी उन्हीं से हुआ है, तो इनकी जो संरचना हो कुछ मिलती जुलती है, इसलिए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगला लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी 2 प्रमुख परियोजनाएं काम कर रही है। मैंने आपको 2 बताई थी परियोजनाएं, जैसे एक तो थी गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना और दूसरी थी समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। तो ये दोनों रहेंगे। आज आपको ये 6 के 6 जो प्रश्न है ये फेयर नोटबुक में अच्छे से उतारने हैं और उनको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।